गुरु का धर्म क्या है? अपने शिष्य में ज्ञान का बीजारोपण करना, उसको सही मार्ग पर लेके जाना, उसको सही और गलत के बीच का अंतराल समझाना और उसको भविष्य के लिए तैयार करना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, कैसा काय, केड़ो हाल, केम छो, कमना की, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है लोकेश भारती और आपका स्वागत करता हूं भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक। बिल्कुल एक नया एपिसोड, एक नई सोच के साथ आपके सामने मैं लेके आया हूं। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो वेलकम, स्वागत है आपका फेलियर टू सक्सेस एंड बैक की सीरीज में। दोस्तों, इस एपिसोड के अंदर पिछले एपिसोड की हुई गलतियों का एक रेक्टिफिकेशन है। इस एपिसोड के खत्म होते होते आप सीख पाओगे कि क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए जब हम कहीं एडमिशन लेते हैं, कहीं पर जाते हैं पढ़ने के लिए, और क्या हमें करना चाहिए, क्या हमने नहीं किया और क्या हमें करना चाहिए। जो पहली बार आए उनको बता दूं कि ये पूरी सीरीज फेलियर टू सक्सेस एंड बैक एक लाइफ स्टोरी पर है, जिसके थ्रू मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को का निचोड़, जैसे होता है ना, गन्ना तो इतना बड़ा होता है लेकिन निचोड़ के सिर्फ इतने से ग्लास के अंदर एक जूस निकल के रह जाता है। तो वो जो गन्ने का जो जूस है ना, यही वो पॉडकास्ट है। वो पूरे ज्ञान का एक्सपीरियंस का, इतने सालों का एक्सपीरियंस सारा इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट में, हर एक एपिसोड एक नई सीख टेके जाता है। तो अगर आप पहली बार आप सीधा यहीं पर आए हैं तो आपको बोलूंगा कि आप टाइम लगे आपको पूरा की पूरी सीरीज के सारे एपिसोड सुनना है। ज्ञान चक्षु ऐसे खुल जाएंगे। ये चक्षु तो खुले हुए हैं लेकिन ज्ञान के चक्षु भी खुल जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला कि एक शिक्षक का काम होता है, एक धर्म होता है अपने शिष्य में ज्ञान का बीजारोपण करना। और वो ज्ञान क्या होता है? ज्ञान सिर्फ पढ़ाई लिखाई या फिर ये मंत्रोच्चारण या फिर कुछ भी इस टाइप की कोई चीज नहीं होती। ज्ञान का रूपन होता है हर चीज का ज्ञान, हर चीज उसको बताना, गलती पे उसको करेक्ट करना, उसको बताना कि ये गलती हुई है, क्यों हुई है और उसको करेक्ट कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है। बहुत सारी गलतियां हम जीवन में करते हैं, हर पल करते हैं। एक सिंपल चाय बनाने में भी गलती कर देंगे, ज्यादा पत्ती गिर जाएगी तो कड़क बन जाएगी, कम डल गई तो मजा नहीं आएगा, ज्यादा दूध डल गया तो दूध वाली बन जाएगी। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसके लिए वो ठीक है, किसी के लिए वो गलत है। तो गलतियां तो होंगी, गलतियां अगर होती हैं तो होने दो। जब गलतियां होंगी, फेलियर्स आएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि सक्सेस का असली फायदा, मकसद और आनंद क्या है। अब फेलियर नहीं होगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई, ये वाली गलती नहीं करनी है आगे से। आप फेलियर्स नहीं होगे और अगर आप फेल नहीं होते हो और अगर आप लगातार छोटी 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 सक्सेस में खुश होते रहते हो, तो आप बड़ी सक्सेस कैसे कर पाओगे? धमाका कैसे कर पाओगे? फोड़ोगे कैसे कुछ? उसको करने के लिए आपने जो फेलियर्स की उससे सीख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैक मा ने बोला था, अभी मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पे, कि उन्होंने कहा कि जिंदगी में अगर आप खुद गलतियां करके सीख रहे हो, ठीक है, मान लो रास्ता इतना बड़ा है जिंदगी का, अगर आप खुद गलती करके सीख रहे हो तो आपने बस शुरुआत की है। आप ऐसे ऐसे चलोगे, धीरे धीरे कछुए की तरह चलोगे। आप क्यों? आप गलती करोगे, फिर उठोगे, आप गिर जाओगे, फिर उठोगे, गिर जाओगे, फिर उठोगे, गिरते रहोगे, उठते रहोगे, धीरे धीरे चलते रहोगे। फिर दूसरी बात उन्होंने बोली कि अगर आप दूसरों की गलतियों से सुनकर दूसरों की सक्सेस स्टोरी सुन रहे हो, जैसे कि मैं आपको अपनी स्टोरी सुना रहा हूं, तो मैं जो अपनी गलतियां बता रहा हूं आपको, अगर आपने उन गलतियों को अपने जीवन में इंप्लाई कर लिया, अगर इंप्लाई होती है किसी भी एंगल से, और उससे अगर आपने सीख ले ली और वो गलती अगर आपने नहीं करे, तो आपने जब आप शुरू करोगे और आपको ये सारी चीजें पता है, चाहे वो मैं हूं, जैक मा हूं, किसी की भी सक्सेस स्टोरी लगाओ, तो आप यहां से सीधा यहां पहुंच गए हो, हाफ वे, यू आर हाफ वे देयर। और अगर आपने गलतियां आपको पता थी, आपने उस पर इंप्लीमेंट किया और उनको और बेहतर तरीके से करा, तो समझ लो कि आप मंजिल के बहुत ज्यादा करीब पहुंचने वाले।
तो ये पूरे के पूरे एपिसोड में जो वृत्तांत मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो यही है। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि कैसे ओवर एक्साइटेड में कॉलेज, बॉलीवुड इन सबको मिक्स करके मूवीज मेनिया में जाकर मूवीज देखना, पार्टी शार्टी करना, गेट टुगेदर करना और पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना और पेपर के अंदर बगले झांकना, तैयारी करते हुए ध्यान यार उसके नोट्स मिल जाएं, उसकी किताबें मिल जाएं, ये मिल जाए, इसकी तो मेरे पास किताब ही नहीं है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं हो जाएगा, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं कभी। क्योंकि जब आप स्कूल गए थे या कॉलेज गए थे, या हर किसी के लिए बता रहा हूं मैं, चाहे आप स्कूल में हो या कॉलेज में, अगर आपको लगता है कि स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं होती तो इसका मतलब है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। टीचर तो पढ़ा रहा है, आपने क्या उससे दोबारा क्वेश्चन काउंटर किया? क्योंकि जो काउंटर क्वेश्चन करता है इसका मतलब है वो फिजिकली प्रेजेंट है। अब आप कहोगे कि फिजिकली प्रेजेंट तो सारे कहते हैं, जी हाँ, वो फिजिकली प्रेजेंट तो है लेकिन वो मेंटली प्रेजेंट भी है। सिर्फ क्लास के अंदर बैठे रहना, टीचर बोले जा रहा है, बकवास किया जा रहा है, वो पढ़ाया जा रहा है, ये है, ये है, ये है, ये है, लेकिन आप लगे पड़े हो अपना साथ पेन फाइट कर रहे हो या और कोई बात कर रहे हो, नीचे अपना मोबाइल लगा के, आजकल तो मोबाइल भी अलाउड हो गए यार, पता नहीं स्कूलों में कौन अलाउड करता है यार मोबाइल, बैन कर देना चाहिए बिल्कुल। अपने मोबाइल पे लगे हो, मैसेज एक्सचेंज कर रहे हो, आजकल तो व्हाट्सएप, उस जमाने में तो, मेरे जमाने में तो था नहीं, वरना मुझे लगता है हम भी सारे व्हाट्सएप वगैरह बहुत कुछ यूट्यूब लिंक्स वगैरह, ये इंस्टाग्राम वगैरह सब कर रहे होते, बहुत टाइम खा जाते हैं। मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। जब आपने उनको देखा, आपने स्क्रॉल अप किया, इंस्टाग्राम पे वीडियोस आ रही हैं, रील्स आ रही है, शॉर्ट्स आ रहे हैं, यूट्यूब पे आप देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, तब तो आपने बड़ा मजा ले लिया, लेकिन उसके बाद मिला क्या? आधा घंटा पौना घंटा लगा दिया आपने। अब टॉयलेट में बैठ के अपनी पोटी सूंघ लोगे, लेकिन अब वो वीडियो देखना नहीं छोड़ोगे। अब नहाना छोड़ दोगे, बिना साबुन के नहा के बाहर निकल जाओगे, लेकिन अब वो वीडियो नहीं छोड़ोगे। एक्सीडेंट करके गाड़ी ठोक दोगे, लेकिन वो वीडियो देखना, सुनना नहीं छोड़ोगे आप। और फायदा क्या मिला? कुछ भी नहीं। मुझे भी कुछ नहीं मिला। तो उस कहानी को आगे बढ़ाता हूं, आपको बताता हूं कि हुआ क्या। 6 सब्जेक्ट थे, 6 में से 3 सब्जेक्ट्स के अंदर मैं फेल हो गया। जी हाँ, 100 में से 40 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए इंजीनियरिंग के अंदर, तो मेरे किसी में 30, किसी में 35, किसी में 32 ऐसे करके नंबर। और वो सब्जेक्ट्स थे मैथ्स, फिजिक्स और ईएमई, एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बाकी के कंप्यूटर्स और वर्कशॉप वगैरह ये तो ऐसे ही हो गए थे मेरे, इसमें कोई इशू नहीं था, ठीक से उनमें नंबर। अब गलती कहाँ हुई? गलती मैंने आपको बताया, गलती हुई मुझसे कि मैं पढ़ा नहीं। अब उस गलती को मैं ठीक तो कर नहीं सकता। आपने एक बार गलती कर दी तो आप ठीक कैसे कर सकते हो उसको? रिजल्ट तो आ गया, दोबारा एग्जाम तो थोड़ी ना आप चलोगे कि मैं कोई टाइम मशीन है उसके अंदर बैठूंगा, दोबारा जाऊंगा, समझाऊंगा अपने यंगर वन को। जैसे अगर मान लो मैं 2 महीने बाद रिजल्ट आया तो 2 महीने पीछे जाके मैं अपने जो उसको बता रहा हूँ, अरे भाई तेरा रिजल्ट बहुत खराब आएगा अगर तूने ऐसे किया तो तू मस्ती मत कर कॉलेज में, तू पढ़ाई कर ले, क्लास अच्छे से अटेंड करियो, अटेंड करेगा तो लिखियो भी नोट्स। ऐसे तो नहीं होगा ना, ऐसा होता भी नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता। हो क्या सकता है कि आप आगे के लिए तैयार। मेरे हालात ये थे कि जब रिजल्ट मेरे पास आए, मुझे पता चला कि मेरी 3 सप्लियां हैं, तो मैंने सोचा आई शुड क्विट। पर क्या मैंने क्विट किया? बताता हूँ। मुझे लगा कि यार सही कहते थे, कुछ थे मेरे जो कहते थे कि यार ये छोड़ो, क्या तुम इंजीनियरिंग इसमें ले जाओगे। क्योंकि जब मैं +2 में फेल हुआ या +1 में पहले फेल हुआ था, तो कहते थे इसको तो दुकान पे बिठा दो, दुकान का काम संभाल लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। लेकिन पापा की जिद और मेरी जिद के आगे वो चीज चली नहीं, आगे बढ़ता चले गए।
लेकिन अब इस मोड़ पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्विट कर देना चाहिए। मुझे लग रहा था शायद इंजीनियरिंग मेरे लिए बनी ही नहीं है। मुझे लगा था कि मैं शायद इंजीनियरिंग के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता। मैं 3 सप्लियाँ तो अभी आ गई, मैं करूँगा कैसे आगे को? फिर 6 सब्जेक्ट आ जाएँगे, ये 3 पेपर फिर पढ़ने पड़ेंगे, कैसे करूँगा? तब मैंने सोच लिया था कि अब मुझे इंजीनियरिंग डिग्री छोड़ देनी चाहिए। अपने आप को मन बना लिया था। वो रिजल्ट मेरे पास आया, मार्कशीट मेरे पास आई, मैं बैठा हुआ था। तभी मेरे भैया आते हैं मेरे पास, यही बिट्टू भैया। और आप ये नीति देखिए कि मुझे तो कॉलेज में हॉस्टल में जाना था या बाहर रूम लेना था, लेकिन इन्होंने मेरे को बोला, तब इनकी मम्मी मेरे ताई जी ने और उन सब ने बोला कि भाई तू इधर पे कमरा क्यों ले रहा है, जब तक हम हैं यहाँ पे घर पे रहते हैं तो यहीं पे रह ले। तो मैं उनके पास रहा और मुझे लग रहा है कि शायद मैं अगर उनके पास ना रह रहा होता और अगर बाहर होता तो और ज्यादा ऐश उस करता और शायद मैं इन चीजों में ज्यादा पड़ जाता, जो भी कोई चीजें थी। लेकिन एक घर घर होता है, घर में रहा। एक बड़े भाई की तरह एक भैया आते हैं, कहते हैं रिजल्ट आ गया तेरा? मैं कहा हाँ भैया ये रहा। क्या आया दिखाओ। जब भैया ने मेरा रिजल्ट देखा तो पहले उन्होंने रिजल्ट को देखा, फिर उन्होंने मुझे देखा, फिर उन्होंने रिजल्ट को देखा, फिर उन्होंने मुझे देखा, फिर उन्होंने रिजल्ट को देखा और फिर वो मुझे ही देखते रहे। उन्होंने बोला कि लोकेश क्या है ये? भैया 3 से पता नहीं कैसे फेल हो गया भैया, मैं तो बहुत अच्छे से करके आया था। तो फिर उन्होंने पूछा मुझसे क्या करके आया था, पहले तो मुझे ये बता। फिर मैंने बताया भैया मुझे फिजिक्स के ये सारे क्वेश्चंस आते थे, ये मेरे को इतने अच्छे से आते थे, मुझे लगा इनमें तो मुझे फुल मार्क्स मिल जाएंगे, तो मैं इनको बहुत अच्छे से करके आया। मैं तो अगर मान लो 6 शीट भरनी थी, मैं 8 शीट भर के आया। वेरी गुड। मैथ्स भैया मैं क्वेश्चन तो सारे कराया, लेकिन वो कोई भी पूरा नहीं कर पाया, मैं ना आधे आधे करके आया कि भाई यहाँ तक आएगा, इसके बाद का मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। कहते वाह क्या बात है, वेरी गुड, वेल डन। और रीएमई में भैया पहले ही मेरे को ये बहुत वो लगती थी, और उसके अंदर तो मैं सिर्फ डायग्राम वगैरह मेरे को समझ ही नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल के, और ये जो एक और होती है सेंट्रीफ्यूगल जैसी एक और टर्म होती है। तो उन्होंने कहा कि तुझे किसने कहा कि जो तुझे क्वेश्चन आते हैं उनको इतना अच्छा कर देंगे तेरे को फुल मार्क्स मिलेंगे? नहीं, मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ होता है। तो उन्होंने बताया कि मैं बताता हूँ कि होता क्या है, तूने किया क्या है और तेरे साथ हुआ क्या है। तो एक मैंने जैसे शुरू होता है ना कि एक शिक्षक का काम होता है अपने शिष्य के अंदर ज्ञान का बीजारोपण करना, तो वही ज्ञान का बीजारोपण करने के लिए भ्राताश्री आ चुके थे और भ्राताश्री मेरे लिए ज्ञान के द्वार खोलने वाले थे कि आओ सिखाऊं तुम्हें इंजीनियरिंग की पढ़ने की कहानी। तो उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीजें बताई, कई सारी चीजें बताई कि भाई ये वाले सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ना है, ये वाले सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ना है, इस वाले सब्जेक्ट का पढ़ने का ये तरीका होता है। और एग्जाम देता क्या कि एग्जाम दे के नहीं आना कि आप एग्जाम का पेपर दे आए, नहीं, एग्जाम करके आना, ऐसा कि सामने वाले को समझने में कम से कम टाइम लगे, उसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसको मिल जाए। कहते अगर सामने वाले को जो उसको सुनना है, जो उसको पढ़ना है, अगर वो उसको हाईलाइट करके दिख रहा है ना, तो बस तुम्हारा काम है। और भैया वो कैसे? तो कहते फिजिक्स के पेपर में तेरे को ये सब्जेक्ट ये तेरे को ये 3 क्वेश्चन इतने अच्छे से आते थे, जिसपे तूने स्पेशल अपना इतना मेहनत की, इतना टाइम लगाया, इसको करने का एक दूसरा तरीका भी था। तो वो तरीका क्या था मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और मैं चाहूंगा कि आप हर एक बच्चे को ये बताएं। +2 का बोर्ड एग्जाम देना हो, 10th का बोर्ड एग्जाम, 8 का बोर्ड एग्जाम, कोई भी एग्जाम देना हो, इंजीनियरिंग का कोई भी पेपर देना हो, सेशनल देना हो, डॉक्टरी में कहीं पर भी अगर आपको लगता है ना, तो आप प्लीज इसको गांड मान लीजिए, क्योंकि ये जो बंदा बोलने वाला मैं पहले एपिसोड में बता चुका हूँ ये कौन है। ये ऐसा बंदा है जो लगातार सिर्फ ऊंचाइयां छुई है, इंटेलिजेंट, जो कि रात को पढ़ के भी सुबह दे के आएंगे तो 100 में से 100 लेके आएंगे। क्या थी वो ऐसी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
क्योंकि कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और अगर ज्ञान बांटने से बढ़ता है तो शेयर करने से भी बढ़ता है। अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और शेयर कीजिएगा जिसको आपको लगता है कि उसको इस टेक्निक की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी टेक्निक है। तो टेक्निक नंबर 1 जो थी वो थी एग्जाम को करना। एग्जाम को करना ऐसे कि क्वेश्चंस के अंदर, पॉइंट्स के अंदर क्वेश्चंस करो, आंसर जब दो तो ऐसे हाईलाइट करो जो बिल्कुल उससे रेलिवेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको अंडरलाइन करो, ताकि टीचर का ध्यान जब पेपर करेगा तो उसका ध्यान सीधा उसी पर जाए। मोस्ट रेलिवेंट चीज क्या होगी जिसको हमने अंडरलाइन किया, आप चाहते हो कि टीचर पढ़े उसको, कि देखो सर इसका क्वेश्चन ये है तो इसका आंसर ये है, और इसके अंदर मेन बात ये थी। एक इतने बड़े क्वेश्चन के अंदर अगर आपने 5 अंडरलाइन भी कर दिया ना, तो आप ये समझ लो कि आपने नंबर ले लिया। 10 नंबर का क्वेश्चन है ना, अगर वो आपको 6 नंबर देने वाला था तो वो सीधा 8 से 9 पे चला जाए। कंटेंट भी तो इंपॉर्टेंट है ही कि आपने लिखा कैसा है, लेकिन अगर आपकी राइटिंग भी थोड़ी बहुत टूटी फूटी जैसी भी हो ना, अगर आपने अंडरलाइन, चाहे वो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर का कोई एग्जाम हो, किसी और चीज का एग्जाम हो, कोई भी हो, इंजीनियरिंग, कहीं पर भी, अगर आपने अंडरलाइन करना कर दिया और बुलेट पॉइंट्स बनाने शुरू कर दिए, कि अगर किसी की आपको विशेषताएं बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, एडवांटेजेस बतानी है, तो आप एरो करके या हैंड बता के ऐसे करके कर सकते हो। और मेरे बाबा जी ने मेरे को एक चीज बताई थी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको लगता है कि भाई ये वाला तो एक ऐसी चीज है, ये मैंने लिख दी, इसको पढ़ लो, उसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत है तो उसके ऊपर ऐसे करके बना। होता है ना कईयों में बुक्स वगैरह के अंदर ऐसे एक अंगूठा और ऐसे करके उंगली होती है कि भाई ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लो ऐसे करके, या लिख दो इम्पोर्टेंट। तो पहली चीज तो ये कि आप पेपर को करके आए, पेपर को ऐसे सजा के करके आए कि सामने वाले को देख के लगे वाह क्या पेपर मिला है मुझे, वाह यार, बिना खुशबू के भी आनंदित महसूस कर रहा हूं, सुगंधित हो रहा हूं। क्योंकि जो टीचर होता है ना, प्रेशर, टीचर को इतने पेपर चेक करने होते। अगर वो आपकी वो जो आप ऐसे ऐसे करके भाई उसको समझ ही ना है मैंने क्या लिखा है, ऐसे ऐसे करके कीड़े मकोड़े बना के ऐसे करके लिख के आओगे तो वो फिर सोचेगा कीड़े मकोड़े हैं। 8 नंबर उसमें मिलने चाहिए होंगे, आपने सही आंसर लिखा है 8 हुए, आपको 5 नंबर मिले। तो नंबरों को फालतू में वेस्ट किया जाए, वेस्ट क्यों किया जाए, क्यों ना उनको वापस ले लीजिए। टीचर की आंखों को जब आराम मिलेगा तो उसके हाथ को आराम पड़ेगा, फिर वो भी ऐसे नंबर देगा। तो पहली चीज तो ये कि पेपर को देके नहीं आना, पेपर करके आना। सारे बच्चों को मैं बोलना चाहता हूं जो किसी भी क्लास में हो कि पेपर को करके आना चाहिए, आपको तरीका आना चाहिए। मेरे दोनों नेफ्यू वो जब पेपर लेके आते थे ना बाद में, उनको एक चीज यही सिखाई थी मैंने, क्योंकि मेरे को उन्होंने सिखाई थी, उसके मम्मी पापा ने, मैंने उनको सिखाई चीज। और वो जो पेपर करके आते हैं ना, उनके पेपर में कहीं कटिंग होती नहीं है। कटिंग का भी मैं आपको बताऊंगा, कटिंग होती नहीं है, पेपर बिल्कुल नीट एंड क्लीन। एक भी आपको पेपर मुड़ा हुआ नजर नहीं आएगा, एक भी आपको ये नहीं लगेगा कि इन्हें मिटाया है या कटिंग कर दिया, बिल्कुल क्लीन है। वो शो कहते हैं पेपर करना। मैंने एक बार जो 10th क्लास के अंदर जब था मेरा भतीजा, तो मैंने क्या किया था, बोर्ड के अंदर से सीबीएसई में क्या होता है कि आप पिछले साल के जो टॉपर्स थे या जिनके 100 नंबर आए थे या कितने भी आए थे, उनके आप आंसर शीट देख सकते हो ऑनलाइन, उनको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। तो वो प्रिंट आउट मैंने निकाले तो मैंने देखा कि यार ये हो क्या रहा है, मैं अपने भतीजे के लिए निकाल रहा था। उन्होंने कोई सोशल साइंस का एग्जाम जिसके अंदर कहते हैं कि इतना जितना लिखना पड़ेगा, नाप के नंबर मिलते हैं, उसने बहुत ही कंसाइज तरीके से अच्छे से पेपर किया हुआ था और उसके 100 नंबर थे ना सोशल साइंस में। ऐसे ऐसे सारे सब्जेक्ट्स देखे तो तब मुझे समझ में आया कि आज से इतने साल पहले जो मुझे भैया ने चीज बोली थी वो कितनी सार्थक है, कितनी जरूरी चीज है कि पेपर को करना आना चाहिए। अब इसी का जो दूसरा पहलू है वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, जो मुझे मेरे भाभी जो तो मेरे तीसरे मेंटर हैं, जो सबसे मेन मेरे लिए हैं,
कि उन्होंने बताया कि इसका दूसरा साइड भी है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो इसके दो पहलू भी है, ये तो करना ही करना है, इसके साथ एक एडजस्टेंट चीज भी। तो पहले तो पेपर करके आना है, ठीक है। अब इंजीनियरिंग के लिए तो क्या है कि उसके अंदर 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो भैया ने बोला कि 5 के 5 क्वेश्चन करके आने, और जितना लिख के आना है उतना लिख के आना, और जो उसके आपको अगर इतना भी पता है ना तो उसको इतना बना के लिख के आओ, और जो मेन चीज है उसको हाईलाइट करके आओ। फिर आपने इतनी बकवास भी, अगर कोई गाना भी लिख दिया होगा ना आपने, स्मैक दैट स्मैक दैट, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने अगर वो मेन पॉइंट हाईलाइट करना मत कभी गाना लिखा हो। जबकि हालांकि मेरा एक जूनियर है गौरव गुप्ता, वो कहता मैं तो भैया स्मैक दैट लिखाया और साथ में मेन चीज वो थे, आपने बोला था मेरे को, मैंने यही चीज उसको भी समझाई थी, वो कराया, मगर क्या हुआ, नंबर मिल गया उसको। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना मिले, आजकल टीचर भी स्मार्ट हो चुके हैं। तो आपको पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं, पॉइंटर्स बनाने, पहली चीज। दूसरी चीज, पढ़ना। पढ़ना कैसे है, पढ़ने के भी 2 पार्ट हैं, वो भी अगले एपिसोड में आएगा। पहला पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उन्होंने बोला कि तेरे को पढ़ना है ना तो बेटा तो घर में नहीं पढ़ सकता, ना ही तो स्कूल में पढ़ सकता, ना तो कॉलेज में, जहां पे भी आप पढ़ते हो। तो मैं कहा भैया करें क्या फिर? तो कहते फिर जाओ आप लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। मेरे पूरे सिनेरियो में, मेरी 4 साल की डिग्री में लाइब्रेरी मेरे साथ ऐसे चिपकी रही, मैं लाइब्रेरी के साथ चिपका रहा। क्यों चिपका रहा, वो अगले सेमेस्टर के एग्जाम जो हुए उसके अंदर पता चले। अभी इसको कंटिन्यू कर लूं, बता दूं। तो उन्होंने बोला कि तू लाइब्रेरी जा और घर वापस मत आ। तो उन्होंने बताया कि जब तू लाइब्रेरी में जाएगा ना तो वहां पे तू सिर्फ पढ़ेगा और कुछ नहीं करेगा। घर में क्या होता है, घर के अंदर आप पढ़ने लगे, तभी कोई आ गया, तभी घंटी बज गई, कोई गेस्ट आ गया, कोई अनवांटेड गेस्ट आ गया, कोई कोरियर वाला आ गया, कोई डिलीवरी वाला आ गया, कोई खाने वाला आ गया, घर के अंदर कोई बाई चांस लड़ाई झगड़ा हो गया, या ज्यादा ही हंसी मजाक हो गया, पता चला आपका छोटा भाई या बड़ा भाई कोई टीवी बाई चांस तेज कर दिया, आपने पढ़ना शुरू किया, आप थोड़ी कंसंट्रेशन फोकस में जा रहे हो, तुरंत आपके फोकस कंसंट्रेशन की धज्जियां उड़ जाती है। और जो लाइब्रेरी होती है ना, लाइब्रेरी कंसंट्रेशन का महाकुंभ है। एक बार अगर आपको लाइब्रेरी का चस्का लग गया, आपका जाएगा नहीं। मैं तो अभी भी अगर मुझे पढ़ना हो ना तो मैं तो ऐसा एक काम ढूंढता हूं लाइब्रेरी जैसा मुझे कहीं मिल जाए। लाइब्रेरी के अंदर तो एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आती है कि वो सारे पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी है, पढ़ने वाली एनर्जी, वही आपके अंदर आ जाती है, आपका भी मन पढ़ने लग जाता है, फिर आप पढ़ने लग जाते हैं, आपको समझने आने लग जाता है। जब आपको समझने आने लग जाता है तो आप और ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं, और जब आप बहुत ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं तो आपको और ज्यादा समझ में आने लग जाता है, और जब आपको बहुत ज्यादा समझ में आने लग जाता है तो वो एग्जाम ऐसे चुटकियों में हो जाता है। तो उनकी सबसे बड़ी सीख थी, जो मेरे लिए जो एक वरदान साबित हुई, या मैं कहूंगा कि एक गिफ्ट था मुझे, वो थी लाइब्रेरी। उन्होंने बोला कि अगला सेमेस्टर अब जब तू पढ़ेगा ना तो तूने लाइब्रेरी में पढ़ना है। फिर मैं बीच में एक बार लाइब्रेरी में राउंड मार के भी आया, उसमें देखूं तो बच्चे भरे पड़े हैं, पढ़ते रहते हैं उसके अंदर। मैं ऐसे करके, क्या कहते हैं, ऐसे करके मान लो आप पढ़ रहे हो तो आप ऐसे करोगे ना, आप देखोगे बाकी भी पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, छोड़ यार, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है इस जिंदगी में, पढ़ाई में, हर चीज के अंदर। आप कुछ भी, चाहे आप स्कूटर ठीक करते हो, साइकिल ठीक करते हो, रिक्शा चलाते हो, कुछ भी करते हो जिंदगी में, अगर आप पढ़ाते भी हो तो भी फोकस और कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। क्यों टीचर कहते हैं कि पिन ड्रॉप साइलेंस रखो, जब मैं पढ़ाऊं तो कुछ बोलना मत। क्यों? उस समय वो ज्ञान को आपके अंदर बीजारोपण करने वाले होते हैं, वो सब कुछ उतार देते हैं। अगर आप टीचर को डिस्टर्ब ना करो ना, उसको पढ़ाने दो, अगर वो 10 चीजें बतानी होंगी ना, 10 चीजें तैयारी करके आए होंगे, तो 10 के साथ वो 10 एक्स्ट्रा चीजें आपको बता के जाएंगे, एक्स्ट्रा चीजें आपको सिखा के जाएंगे।
टीचर कंसंट्रेशन मांगता है, हर एक काम कंसंट्रेशन मांगता है, हर एक काम एक फोकस रखता है। मेरा एक भतीजा है जो भी पढ़ रहा है, अभी हुआ है 10th क्लास में, उसकी टेबल के सामने मैंने फोकस लिख दिया है। तो जब भी जैसे वो अगर करके अगर मान लो वो थोड़ा वो हो के अगर मान लो सामने देखेगा तो उसको सबसे पहले फोकस नजर आएगा। तो उसका मतलब यही है कि फोकस हो जाओ। यूट्यूब वीडियोज में बना रहा हूँ, इसके अंदर मुझे एक्सट्रीम फोकस की जरूरत होती है। ये कमरा आप देखोगे पीछे, मैं कभी दिखाऊंगा अगर आपको बिहाइंड द सीन के अंदर, तो आप देखना कि बिल्कुल इसमें कोई भी नहीं है। ये बिल्कुल हमारे घर के अंदर सबसे ऊपर एक छोटा सा कमरा ऐसे स्टोर रूम का बना रखा है, इसी को मैंने अपना स्टूडियो बना रखा है, यूट्यूब स्टूडियो। यहीं पे मैं वीडियो शूट करता हूँ। बिल्कुल एकांत चाहिए होता है मुझे, फोकस। मैं चाहता नहीं कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब करे। फ्लाइट मोड में लगा के बस बोलना शुरू कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं लिखता नहीं, सब बोला। कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें याद रखना कि अगर एग्जाम को, किसी भी एग्जाम को फाड़ना है ना, तो दो चीज़ें याद रखना। पहला, एग्जाम दे के नहीं आना, एग्जाम करके आना। बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, हाईलाइट करना है वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस आंसर के लिए, उस क्वेश्चन के संदर्भ में जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में जाना है। अब जरूरी नहीं है कि आप लाइब्रेरी में जाओ, हर जगह कोई लाइब्रेरी नहीं जा सकता, लेकिन आप कोई एकांत जगह ढूंढ सकते हो। जैसे हमारे पास कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर था, वहां पर शांति रहती थी, सिर्फ पानी की कल कल की आवाज आती थी, वरना कुछ नहीं होती थी, कोई आवाज नहीं आती थी। वहां जा सकते हो। अगर आप किसी गांव में हो तो किसी के खेत के अंदर, ट्यूबवेल्स वगैरह के अंदर जहाँ रूम होता है, वहां जाके पढ़ सकते हो, वो भी एक लाइब्रेरी हो सकती है। घर भी पढ़ सकते हो। अब जिनके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ, जिन्होंने मेरी चीजें शिक्षा दी है, वो घर के अंदर पढ़ते थे कई बार। जैसे मान लो लाइब्रेरी में फुल हो गई लाइब्रेरी, तो कहाँ पढ़ेंगे? तो कॉलेज में पढ़ लिया, इधर उधर पढ़ लिया, तो आप क्या करोगे? आप घर में भी पढ़ सकते हो। वो क्या करते थे, उन्होंने जैसे गर्मियों में क्या करते थे, कूलर को ना खराब करके रखते थे। कोई ऐसी सेटिंग करके रखते थे कि कूलर जब चले तो इतना शोर हो कि मुझे बाहर की आवाज ही ना सुनाई दे, उसमें सिर्फ कूलर की आवाज सुनाई देगी। गर्मियों में तो कोई टेंशन नहीं होता, पंखा तेज चला लो, कूलर चला लो, आपको कुछ नहीं सुनाई देगा। या हेडफोन्स लगा लो बिना किसी गाने गुने सुने के, तो भी आपको जो आते हैं उसमें कुछ नहीं सुनाई देगा आपको बाहर का। कंसंट्रेशन बना सकते हो कहीं भी, लेकिन बस फोकस करना बहुत जरूरी है। और एक चीज इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूंगा, जो मैंने खुद अपने अनुभव से सीखी है, कि जिंदगी में अगर कोई भी काम करना है ना, पढ़ाई करनी है, नाचना है, गाना है, खेलना है, कूदना है, तो उसी काम पर फोकस करो 100%। क्योंकि अगर आप लटकने लग गए और अगर आपका ध्यान कहीं और चला गया, तो आप 1, 2, 10 सेकंड से ज्यादा लटक नहीं पाओगे, आप उधर जाओगे नीचे। हाँ, अगर आपने फोकस कर दिया तो 10 से क्या 40 सेकंड तक आप कर पाओगे। और लगातार ये फोकस कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस से धीरे धीरे आप उसके अंदर प्रो हो जाते हो, अनुभव आ जाता है। तो एक है 100 स्टेट्स करके, उसकी मैं अगले एपिसोड के लिए मैंने रखा हुआ है वो 100 स्टेट्स के अंदर क्या कहते हैं कि 18 मिनट्स अ डे इफ यू प्रैक्टिस एनीथिंग यू विल बी द मास्टर ऑफ इट इन 100 डेज। चाहे वो गिटार बजाना हो, चाहे वो पियानो बजाना हो, कोई भी चीज। तो मेरा रिजल्ट आया, उसके अंदर 6 में से 3 सप्लियां आई। जब मैंने सोचा कि मैं क्विट कर देता हूं, लेकिन मेरे भैया ने मुझे तब समझाया कि बेटा, अगर कंटिन्यू करना है और अगले सेमेस्टर्स के अंदर ऐसी हालत अपनी नहीं करनी है, तो ये चीजों को फॉलो करना है, पेपर को करके आना है। और हाँ, तीसरी चीज तो मैं बताना ही भूल गया। चलो, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, अगले एपिसोड में वहीं से स्टार्ट करेंगे, तीसरी वाली चीज से, जो कि उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, जो मैं पूरे एपिसोड में बोला है। अगर आप आइडिया लगा पाए कि मैं क्या वो तीसरी चीज बोलूंगा जो मैंने एपिसोड में बोली है, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। और इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। अपने अगले एपिसोड में मिलूंगा, इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे। ये 3 पार्ट स्टोरी थी, पहला पार्ट हो चुका, ये दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट अब आएगा। ये 3, एक आप ये लगा लो, ये कोर्स है। मुझे तो लगता है इसका कोर्स बना के देना चाहिए सबको, कि इस तीनों को सुन लो, उसके बाद कोई भी एग्जाम फाड़ दो, कोई भी एग्जाम आप कर पाओगे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको बोल रहा हूं मैं सामने, रिकॉर्डिंग मेरी कर लेना। अगर ये चीजें अगर आपने फॉलो कर ली ना, अगर आपको कोई कामयाब होने से कोई रोक दे, मेरा नाम बदल देना। रिकॉर्ड हो चुका, बोल दिया, अब तो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए।
और जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, माँ बाप के साथ बैठिए, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठिए। कोई पुराना टीचर है, कोई आपसे 1 साल क्लास भी ऊपर है ना, उसके पास ही बैठिए, लेकिन अच्छी संगत में, गलती संगत में नहीं। अच्छी बातें सीखनी है, गंदी बातें नहीं सीखनी है। कुछ नहीं रखा, ये सुट्टाबाजी दारूबाजी में कुछ नहीं रखा। जितना क्लीन रहोगे ना अपनी बॉडी को, तो उतना दिमाग फर्टाइल चलता। तो उनके पास जाइए, अच्छी अच्छी चीजें सीखिए। चाहे अगर वो चूल्हे पे रोटी बना रहे तो चूल्हा बनाना, चूल्हे की रोटी बनाना चाहिए। स्किल इंप्रूवमेंट करनी बहुत जरूरी है। आपको सब कुछ आना चाहिए, चाहे थोड़ा थोड़ा आए, लेकिन सब आना चाहिए। आप सर्वाइव तभी कर पाओगे। एक मूवी सजेस्ट करके जाता हूँ, उसका नाम मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बाई चांस यहाँ मैं बोलने में हो सकता है। रेनोनेंट, पता नहीं क्या नाम था यार उसका, ये अभी उसके लिए ऑस्कर भी मिला उनको, लिनार्डो डी कैप्रियो को उसके लिए अवार्ड मिला था। और पता नहीं रेवेनेंट करके नाम है मूवी, ऑस्कर विनिंग मूवी है। उसके अंदर क्या सर्वाइवल था, कैसे उन्हें सर्वाइवल किया, उसके अंदर बहुत अच्छी स्टोरी है। और लाइफ ऑफ पाई तो आपने देखी ही होगी, नहीं देखी होगी तो प्लीज लाइफ ऑफ पाई भी देखिएगा, आपको समझ में आएगा क्या आपको जो मैं बोलना चाहता हूँ वो क्या चीज़ है। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने बड़े बुजुर्गों के बाद बैठिए, उनसे अपना ज्ञान बांट शेयर कीजिए। जो आप कुछ किसी को नहीं कह पाए हो ना, तो भगवान को जाके बोल दो। भगवान को जाके बोल दो, कम से कम आपको लगेगा आपने किसी को तो बोला है, वो ऊपर वाला सुनता जरूर है। अभी मैं देवों के देव महादेव का एक महादेव कुछ एक शब्द ऐसे बोल रहे थे, जाते जाते वो छोड़ देता हूं आपके पास, कि उन्होंने बोला कि जब एक भक्त भगवान की श्रद्धा से, सच्चे मन से पूजा करता है, तब भगवान उसके साथ रहते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। लेकिन अगर वो बाई चांस पूजा पाठ नहीं कर रहा है, नहीं ध्यान रहा है, तो भी वो उसका ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो तो ईश्वर है। उनका काम ही, उन तो बच्चे हैं उनके, उनका काम ही ध्यान करे। ऐसे माँ बाप होते हैं, आप उनका प्यार करो ना करो, उनका प्यार कभी कम होता है? नहीं होता। आप उनसे लड़ाई झगड़ा करके घर छोड़ के चले जाओगे, लेकिन वो क्या आपको प्यार नहीं करेंगे? वैसे ही करेंगे, मिन्नतें करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। वही भगवान के साथ। तो जब आपका मन करे कुछ बोलना है आपको, तो प्लीज जाके भगवान को बोलो, नहीं तो अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठो। कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होता है जिसके साथ अपनी बातें शेयर कर सकता है, और पॉजिटिव फीडबैक लेके उस पर अमल करके आगे बढ़ते जाओ। तो मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड बिल्कुल मत मिस करना, क्योंकि वो एक ऐसा एपिसोड है जो मेरे को लगता है कि मैं फ्री में बांट रहा हूं, और वो सारे कोचिंग क्लासेस को बंद कर देगा। मेरा जो अगला एपिसोड है सारे कोचिंग क्लासेस को बंद कर देगा। मार्क माय वर्ड्स। ऐसा पढ़ने का तरीका है, आप एक पेपर में ही वो तरीका आजमा के देख लेना, आप होंगे वाह क्या बात। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माता।